अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अब्दुल्ला जावेद ने, हैदराबाद, इंडिया से। रहीम आज भी कागज कलम उठाए इस अंदाज में सोचों में गुम था कि कोई फिर से ऐसी तहरीर लिख सके जो वो छपने के लिए अखबार में जाए, जो बेइंतहा पसंद की जाए। उसने कई मौजू पे कहानियां लिखी थी, लेकिन जब से उसने खौफनाक कहानियां लिखनी शुरू की थी, बहुत पसंद की जा रही थीं और अखबार की तरफ से उसे कहा गया था कि वो इसी ही मौजू पे बहुत ज्यादा कहानियां लिखे। कई कहानियां ऐसी थी जो सच पर मबनी थी, जो उसे लोगों ने बताई थी, लेकिन उसकी एक जाती ख्वाहिश थी कि वो अपनी जिंदगी में खुद से भी कोई ऐसा वाकया देखना चाहता था, खुद से भी उस मखलूक से मिलना चाहता था जिसके लोगों ने कई नाम रखे हुए थे। कोई उसे हवाई मखलूक कहता, कोई छलावा कहता, कोई भूत प्रीत आत्मा, कोई जिन कहता। उसे याद था बचपन का, अपने गली के अंदर मौजूद वो बंद पड़ा हुआ घर, जहां के कई वाकये उसके सामने ना सिर्फ उसने महसूस किए थे, बल्कि उसके साथ खेलने वाले उस गली के बच्चों ने भी महसूस किए थे। लेकिन बचपन तो मासूम होता है। बचपन के अंदर तो वैसे ही खौफ होता है जब बच्चे खेलते हुए एक दूसरे से कहते हैं वहां कुछ है, तो नजर आए बगैर ही बच्चे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। वो बड़ा हो चुका था। अब वो चाहता था अपनी जिंदगी में ही कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा वाकया, कुछ ऐसा वो अपनी आंखों से देखे और उसके ऊपर एक ऐसी कहानी लिख सके जो उसने अपनी आंखों से देखी हो, जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हो, और वो कहानी किसी अखबार की बजाय किताब की शक्ल में लिख सके। अभी तक उसने जितनी भी कहानियां लिखी थी वो छोटी छोटी कहानियां थीं, लोगों के वो गुजरे हुए वाकयात थे, वो बीते हुए पल थे जिसमें उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, खौफनाक सा हुआ था, जिसमें वो लोग डर गए थे। आज भी पेंसिल हाथ में उठाए, सामने सफेद कागज रखे जिसमें वो लिखना चाह रहा था, आज माजी की याद में खो गया। वो उसका मोहल्ला जहां पे उसने बचपन गुजारा था, जहां की एक एक दरो दीवार से उसको प्यार था। वाले साहब सरकारी मुलाजमत करते थे और उस खूबसूरत से मोहल्ले के अंदर वो लोग आबाद थे। एक ऐसा मोहल्ला जहां के हर घर का फर्द दूसरे मोहल्ले में जितने भी रहने वाले लोग थे, सब के सब प्यार करते थे, एक दूसरे को नामों से जानते थे, चेहरों से पहचानते थे। अदब आदाब, एहतराम और प्यार मोहब्बत का दौर था। बच्चे खेलते हुए किसी भी घर में चले जाते तो वो घर के फर्द उन बच्चों को खाना लाजमी खिलाते थे, और जब शाम होती थी बच्चे खेलने के लिए गली में निकल आते थे। सब बच्चे आपस में दौड़ते, खेलते, शरारतें करते, और जब अंधेरा फैलने शुरू होता तो छुपन छुपाई खेलते, छुप जाते। जिसकी बारी होती वो ढूंढता, और जब वो किसी को ढूंढ लेता, पकड़ लेता, तो फिर उसी की अब बारी होती जो पकड़ा जाता, फिर अब वो ढूंढता। लेकिन उसी गली के अंदर एक बना हुआ डबल स्टोरी पुराना मकान जो हमेशा ही बंद रहता था। नहीं जानते थे कि वो किसका मकान है, कौन उस मकान में रहता है, लेकिन वो इतना खौफनाक था कि बच्चे दिन की रोशनी में तो उसके सामने से गुजर जाते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी, अंधेरा फैलना शुरू होता था, कोई भी उसके सामने से गुजरता तक नहीं था। एक ऐसा खौफ था उस मकान का। पुराने दौर का बना हुआ मकान जिसकी दूसरी मंजिल पे खिड़कियां थीं,
बच्चों को ऐसा महसूस होता था उन खिड़कियों से कोई झांक रहा है। कौन, कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उस घुप अंधेरे की वजह से ऐसा महसूस होता था जैसे यहां पे कोई मौजूद है और टिकटिकी बांधे आपको देख रहा है। बड़ों से तो उन बच्चों ने कुछ नहीं सुना था, लेकिन आपस में ही फैसला कर लिया था, तय कर लिया था कि भाई ये जो मकान है यहां पे कोई रहता है। एक दफा तो एक बच्चे ने ऐसे ही शायद उड़ा दी थी कि मैं जब छुपने के लिए इस मकान के करीब गया तो मैंने एक बुढ़िया को देखा। वो बूढ़ी सी औरत उस बंद दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी और मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। वो बहुत डरावनी थी। अब उस बच्चे ने झूठ बोला था, उसका वहम था या क्या था, लेकिन बच्चों में जो पहले ही उस मकान का खौफ था, वो मकान का खौफ और ज्यादा बढ़ गया। ये वो दौर था जब छतों के साथ छतें मिली होती थीं। उस डबल स्टोरी मकान की छत भी दूसरे इर्द गिर्द के जो भी मकान थे उनके साथ उसकी छत मिली हुई थी, लेकिन उसकी छत पे कोई भी नहीं जाता था। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि उस डबल स्टोरी मकान के साथ वाला जो घर था वो खाली हो गया और किराए के लिए अवेलेबल था। तो वहीं पे उन्हीं दिनों एक नए किराएदार उस बंद घर के साथ वाले घर में रहने के लिए आए और उन्हीं का ही एक लड़का था जिसका नाम था हसन। बहुत ही तेज तरार और बहुत ही शरारती बच्चा। ऐसा बच्चा जो हर वक्त शरारतें करता रहता था। गली में जब लड़कों से खेलने के लिए आता तो सबको तंग भी करता था, सबके साथ लड़ता भी था। आए रोज उसकी किसी ना किसी के साथ लड़ाई हो जाती थी। बच्चे हैं, लड़ाई भूल जाते, फिर से उसके साथ खेलते, लेकिन फिर से वो लड़ पड़ता। वो बहुत तेज था, जिद्दी तबीयत का था। यहां तक कि जब एक दो दफा उसने बच्चों को मारा तो बच्चों के वालिदैन ने हसन के वालिदैन से शिकायत तक कर डाली कि आपका बच्चा हमारे बच्चों को मारता है। बच्चे कब से इकट्ठे खेलते हैं, लड़ते हैं बच्चे, माना, लेकिन हसन ने तो इस तरह जोर से मारा है कि बच्चे के माथे पे बाकायदा निशान सा बन गया है। हसन के वालिदैन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इस पे माजरत की, हसन को डांटा, शायद मारा भी हो, लेकिन वो कहां सीखने वाला था, वो कहां समझने वाला था, किसकी सुनने वाला था। एक बच्चे ने फिर से एक दफा उसी बंद मकान की ऊपर वाली खिड़की से देखा और वो चीखे मारता हुआ घर की तरफ भागा। बच्चे जो उस वक्त शरारतें कर रहे थे, खेल रहे थे, उन्होंने उसको पकड़ा तो वो इतना खौफजदा था कि बताने के काबिल नहीं था। उसकी जबान हकला रही थी, उसकी जुबान से लफ्ज अदा ही नहीं हो रहे थे। वो अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। जब वो ठीक हुआ और फिर से खेलने के लिए गली में आया तो उसने बच्चों को बताया कि वाकई मैंने उस ऊपर वाली खिड़की के अंदर दो सफेद आंखों को देखा था। कलेयर दो सफेद आंखें थी, जैसे कोई आंखें झपक रहा हो, आंखें बंद कर रहा हो। उसका मैंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन उन आंखों को कलेयर देखा था। यह बात हसन तक भी पहुंची। हसन मजाक उड़ाने लगा उसी लड़की का कि तुम लोग डरपोक हो, मैं तो कई दफा उस छत के ऊपर भी चढ़ के गया हूं, कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने पता नहीं कैसी बातें ऐसे फैला रखी हैं। कोई वहां पे जिन भूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आंखें नहीं है, तुम सबको डरा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। लेकिन फिर वो वाकया हो गया। हसन खेल रहा था कि उसकी बॉल उसी मकान के अंदर चली गई। वो उसकी छत पे वाकई कई दफा गया था, वो सही कह रहा था। और जब उसकी बॉल चली गई तो अगले दिन लड़कों से खेलते उसने कहा मेरी बॉल अंदर चली गई है, मैं सोच रहा हूं ले आऊं। तो लड़कों ने कहा हमारी अपनी कई बॉलें खेलते हुए वहां चली गई हैं, कोई आज तक उसके अंदर नहीं जा सका। हमने सुना है उसके ऊपर रास्ता है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, नीचे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जाता। घर वालों ने सख्ती से मना किया हुआ है वहां नहीं जाना। तो हसन को जब पता चला कि दूसरों की बॉल्स भी हैं तो उसने कहा अच्छा इतनी बॉल्स हैं, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा और सारी बॉल्स लेके आऊंगा।
और एक दिन वैसे जैसे पहले ही वो छत पे चढ़ जाता था, उसी मकान की छत पे चढ़ गया। अंधेरा फैला हुआ था। उस छत पे चढ़ने के बाद उसको तो डर लगता ही नहीं था, वो तो इन बातों को मानता ही नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरना शुरू हो गया। पहली दफा ऐसा था कि वो नीचे उतर रहा था। आज तक कोई नहीं गया था। वो घर जालों से, मकड़ी के जालों से, मट्टी से भरा हुआ था। जब वो सीढ़ियों पे कदम रखता हुआ नीचे उतर रहा था तो इतना खस्ता हाल वो मकान था, लगता था कई साल इस मकान में कोई दाखिल ही नहीं हुआ, शायद इसकी छतें भी गिर जाएंगी। वो चलते 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 जैसे ही उस सीढ़ी के जरिए नीचे फर्श पे उतरा तो वाकई नीचे कई बॉल्स पड़ी हुई थी। और जब उसने बॉल्स को देखा तो वो खुश हो गया। बॉल्स इकट्ठी करना शुरू हो गया कि उसने देखा एक बॉल की तरफ उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वो बॉल को, उसका हाथ टच तो हो गया लेकिन वो बॉल आगे की तरफ चली गई। सामने एक कमरे का दरवाजा था जो खुला हुआ था और वो बॉल उसी कमरे की तरफ चली गई। वो इतनी खूबसूरत उसको बॉल लगी कि उस बॉल के पीछे उसी कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ, अंदर घुप अंधेरा था। वैसे ही वो पूरा मकान घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही उसके दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, इतना घुप अंधेरा था। पहली दफा उसे डर सा लगा उस अंधेरे से, इतना घुप अंधेरे से। पूरा मकान ही अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरों की खिड़कियां वैसे ही सालों से बंद थी, सिर्फ दरवाजा खुला हुआ था। और ये 2 मंजिला इस तरह का मकान था कि खुला डुल्ला या उसका सहन खुला नहीं था, चारों तरफ से बंद ही था। बस एक छोटा सा सहन था जिसके इर्द गिर्द काफी ऊंची दीवारें थीं। वो दरवाजे के अंदर खड़ा सोच ही रहा था कि अंदर जाऊं या ना जाऊं कि उसको पीछे से किसी के चलने की, कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसी वक्त उसके सामने जो दरवाजा मौजूद था ठा करके बंद हो गया। ये साथ वाले कमरे का दरवाजा था, जिसके दरवाजे में वो खड़ा था उसके साथ वाले कमरे का दरवाजा ठा करके बंद हुआ। वो डर सा गया कि ये क्या हुआ है, हवा भी नहीं है, ये दरवाजा खुद ब खुद कैसे बंद हो सकता है। उसके अंदर खौफ तो पहले ही आ चुका था, लेकिन एकदम से दरवाजे को इस तरह बंद होता देख के उसको और ज्यादा डर लगना शुरू हो गया। एक ऐसा लड़का जो जिंदगी में कभी डरा ही नहीं था, कभी डरा ही नहीं था सिवाय शरारतों करने के। उसी वक्त वो उल्टे कदमों पीछे की तरफ हटना शुरू हो गया, उसी दरवाजे की तरफ देखते हुए कि तभी वो बॉल जो उस कमरे के अंदर गई थी, जिसको पकड़ने के लिए वो दरवाजे के अंदर जाके खड़ा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था और साथ वाला दरवाजा बंद हो गया था, कि उसी लम्हे वो बॉल अंदर से जैसे किसी ने बाहर फेंक दी हो कि ये लो बॉल उठाओ। कुछ बॉलें उसने उठाई हुई थी अपनी कमीज के पल्लू में। कमीज को बच्चे इस तरह पल्लू बना लेते थे और उसके अंदर डालते जाते थे। उसके अंदर उसने कई डाली हुई थी, लेकिन जैसे ही अंदर से वो बॉल बाहर फेंकी गई तो वो जो पीछे हट रहा था, उसने जैसे ही बॉल को देखा तो उसने तेजी से अपना हाथ बॉल की तरफ बढ़ाया कि मैं इस बॉल को उठा लूं। और जैसे ही उसने वो हाथ बॉल की तरफ बढ़ाया और बॉल को उठा पकड़ा तो उसी लम्हे उसे महसूस हुआ किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया है। वो इतने जोर का धक्का था कि वो मुंह के बल नीचे जा गिरा। उसको माथे पे, गाल पे चोटें आ गईं। वो इसके लिए तैयार नहीं था, इतने जोर से उसको धक्का दिया गया था। लेकिन जब वो नीचे गिरा और उसको चोट लगी तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। और वो जैसे ही उठ के खड़ा हुआ तो इतना खौफजदा हो चुका था, पीछे मुड़ के देखना उसके बस की बात नहीं थी। वो सारी बॉल नीचे गिर चुकी थी, अब वो भागने के लिए तैयार था। उसने दौड़ लगा दी। वो तेजी से उस घर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो गया कि वो ऊपर पहुंचे और अपनी छत पे छलांग लगा के नीचे चला जाए। वो शदीद डर चुका था। वो भागता हुआ सीढ़ियों पे चढ़ा तो पीछे से उसके एक क्लियर कहका सुनाई दिया, किसी औरत का कहका।
जो उसने क्लियर सुना, लेकिन वो इतनी खौफजदा था, इतनी डरा हुआ था कि मुंह के बल जिस तरह उसको गिराया गया था, उसको कुछ होश नहीं था। तेजी से दौड़ता हुआ वो सीढ़ियां तो चढ़ गया, जैसे कैसे छत पे भी पहुंच गया, लेकिन अपनी छत पे जैसे ही पहुंचा तो ऐसा गिरा खुद ब खुद, उसको नहीं पता लगा किसी ने धक्का दिया क्या हुआ, कि ऐसा गिरा कि बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो पता चला उसका एक बाजू टूट चुका है। कब टूटा? जब पहली दफा उसको नीचे धक्का पड़ा था, जिस वक्त उसकी सारी बॉल्स गिर गई थी, मुंह के बल गिरा था, गाल पे माथे पे खराशें आ गई थी, चोटें लग गई थी, शायद उसी लम्हे उसका बाजू नीचे आया था, टूट गया था। या जब दोबारा अपनी छत पे भागता हुआ उस घर से अपनी छत पे कूदा था, उस वक्त किसी ने उसको धक्का दिया था। क्या था उसको कोई याद नहीं, वो बेहोश हो गया था। अब घर वालों ने जब महसूस किया हसन नजर नहीं आ रहा, बच्चे अपने अपने घरों को चले गए थे, खेलने का टाइम खत्म हो गया था, हसन क्यों नहीं अभी तक घर आया? बाहर गए, देखा बच्चे तो हैं नहीं, सारे बच्चे चले गए हैं। शायद किसी बच्चे के साथ उसके घर ना चला गया हो। सब दरवाजों को खटखटाया गया कि हसन आपके घर में है? नहीं। दूसरा दरवाजा, तीसरा, सबसे पूछा गया, सबने यही जवाब दिया, नहीं हसन तो हमारे साथ आज खेलने आया ही नहीं है। तो एक बच्चे ने कहा क्या हुआ है? पूछा गया कि किसी ने भी नहीं देखा। तो एक बच्चे ने कहा पता नहीं, वो कह रहा था मैं बॉल्स लेने के लिए उस घर में जाऊंगा। बच्चे डरे हुए थे, उनको जुमला याद था कि कितना बहादुर है, उस घर के अंदर बॉल्स लेने के लिए जाएगा। जब उन्होंने उस जुमले को सुना तो वो डर गए। अब एक ही हल था, तेजी के साथ वो अपने घर की छत पे जाते और साथ वाले घर में जाकर देखते। खवातीन ढूंढ रही थी, फौरी तौर पे मर्दों को आगाह किया गया, मर्द भी साथ गए और वो लोग हाथों में टॉर्च पकड़े हुए जैसे ही ऊपर छत पे चढ़े। अपनी छत पे क्या देखते हैं, हसन नीचे पड़ा है और बेहोश है। उन्होंने हसन को उठा तो लिया, लेकिन वो बेहोश था। उसको फौरी तौर पे अस्पताल लेके गए। बाद में पता लगा उसके चेहरे पे भी चोटें आई थी, उसके बाजू पे भी इस तरह की चोट आई थी कि उसका बाजू एक जगह से टूट गया था। उसका इलाज होता रहा, लेकिन वो बच्चा इतना चुप हो गया कि उसने ये वाली बात अपने वालिदैन को बता तो दी थी, लेकिन इस तरह खौफजदा अंदाज में, जैसे उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ सा आ गया था, हर वक्त वो डरा रहता। यहां तक कि रात को जब वो सोता था तो नींद में चीख मार के उठ जाता था, जैसे किसी ने उसको नींद से जगा दिया हो, डरा दिया हो। अब उस घर में उन लोगों के लिए रहना इसलिए मुश्किल हो गया था कि हसन उस घर में वापस तो आ गया था, लेकिन उस घर में अब उसे डर लगता था। उसने अपनी मां से कहा था, मां मुझे यहां नहीं रहना, मां कहीं और चलो, बस यहां से चलो। और यूं मां बाप को बहुत ज्यादा मजबूर करने पे वो जान चुके थे वो शरारती बच्चा जो हर वक्त शरारतें करता था, लड़ता था, झगड़ता था, बच्चों को मारता था, अब वो खामोश, ऐसा खामोश और ऐसा डर गया था कि वालिदैन से कहता बस चलो यहां से। वालिदैन को भी शायद इस बात का अंदाजा हो गया कि यहां रहना अब ठीक नहीं है। ज्यादा तफसील तो ना पता लग सकी, लेकिन यह हुआ कि वो लोग उस मकान को छोड़कर चले गए। बहुत बचपन की बात थी, लेकिन आज कागज पेंसिल पकड़े हुए रहीम बचपन की उन बातों में खो गया था। हां, बच्चे डरते थे उस मकान से, उसको मकान आज भी वो याद था, पुराना खंडर नुमा बंद सा मकान, पुराने दौर का बना हुआ। वो वाकया सिर्फ हसन के साथ हुआ था, यह एक और बच्चे ने देखा था, डरा था। एक बूढ़ी औरत का कहा था कि बूढ़ी अम्मा सी नजर आई है। हसन के जाने के बाद जब उनको पता लग गया था कि हसन के साथ यह वाकया हुआ है, उसका बाजू टूटा है, तो लड़के और ज्यादा डरते थे उस मकान से, बहुत ज्यादा खौफजदा होते थे। वालिदैन ने भी वो अपने बच्चों को सख्ती से मना कर रखा था उस मकान की तरफ ना जाएं। रहीम को याद था दिन को जब वो गुजरता था तो रुक के उस मकान को देखता था। दिन के अंदर भी जो उसका ऊपर वाला कमरा था, उसकी खिड़की के अंदर ऐसे गुप अंधेरा होता था, उसको दिन को भी उस मकान से डर लगता था। उसने कुछ देखा नहीं था, लेकिन रात को तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी उस मकान को देखने की। लेकिन उस मकान के अंदर एक ऐसी शख्सियत भी रहती थी जिनका नाम था बिशारत हुसैन। उस वक्त उनकी उम्र शायद
40-45 के करीब होगी, लेकिन एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जिनने दाढ़ी रखी हुई थी। सब गली वालों से बेइंतहा प्यार से मिलते, कंधे पे हमेशा एक कपड़ा सा होता, 5 वक्त की नमाज पढ़ते, तहज्जुद गुजारते। सुबह सुबह जब नमाज के लिए उठते तो गली में बकायदा आवाज भी लगाते, उठ जाओ नमाज का टाइम हो गया है। लोग अपने मसले मसाइल के लिए उनके पास जाते थे। कोई बच्चा डर जाए, किसी को परेशानी हो जाए तो उसके ऊपर पढ़कर दम कर देते थे। सब उनकी बेइंतहा इज्जत करते थे। आज रहीम बड़ा होने के बावजूद भी उनसे राब्ते में था। कई साल गुजर गए थे, उन्होंने, रहीम लोगों ने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया था, लेकिन बशारत साहब से आज भी उसकी मोहब्बत, अकीदत पहले से भी बढ़ गई थी। जहां उस गली में उस मोहल्ले को छोड़ते हुए रहीम को तकलीफ हुई थी कि उसके दोस्त, उसके सब खेलने वाले यार दोस्त उससे बिछड़ जाएंगे, तो वहीं पे वो एक ऐसी शख्सियत बिशारत हुसैन साहब जो उनको टॉफियां बांटते थे, प्यार करते थे, उसका भी दुख था कि वो उनसे भी बिछड़ जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल जिंदगी में कदम रखा, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, तो वो फिर भी बिशारत साहब से मिलने के लिए जाता। अब तो अखबार के साथ वाबस्ता हो गया था, कहानियां लिखता था। तो बशारत साहब से मिलने के लिए जब वो जाता, अब वो बूढ़े हो चुके थे, 30-32 साल हो चुके थे, तो वो मुस्कुरा के कहते, मियां कहानी लिख रहे हो, पढ़ी है मैंने तुम्हारी कहानी। भाई अब तो तुम्हें अबूर हो गया है, जिन्नों भूतों की कहानियां लिखते हो, कहां से मिल जाती हैं तुम्हें ये कहानियां? वो बड़े प्यार से पूछते। तो रहीम आगे से कहता कि मैं लिखना तो कुछ और चाहता था, लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया कि अब मैं यही लिखता हूं और इसकी तलाश में रहता हूं। जहां कोई ऐसा सच्चा वाकया, कोई ऐसी कहानी आती है तो उसके अपने लफ्जों में ढाल के अखबार के लिए लिख देता हूं। लेकिन एक ख्वाहिश है कि मैं एक हॉरर किताब लिखूं, सच्ची किताब, जो मेरी आंखों ने देखा हो। और वो अपना सपना, वो अपना ख्वाब बशारत साहब को सुनाता और वो हंस के कहते, चलो मियां, कभी मौका आया तो हम भी तुम्हें कोई कहानी बताएंगे, जरूर उसको अखबार में लिखना। एक दफा वो ऑफिस के लिए रवाना होने लगा कि उसको पैगाम मिला, बशारत साहब ने उसके लिए पैगाम छोड़ा है कि वो बशारत साहब से आके मिल ले। ऑफिस से वापसी पे वो सीधा बशारत साहब के पास गया। बशारत साहब उसी तरह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसके साथ मिले, उसको बिठाया, चाय पानी पिलाई और कहा, रहीम तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी आंखों की चमक मैंने देखी है, तुम्हारी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है ना कि तुम एक किताब लिखना चाहते हो, एक ऐसी किताब जहां पे वाकयात तुम्हारी आंखों ने देखे हों, सच्ची किताब। वक्त आ गया है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कुछ ऐसा जो अपनी आंखों से देख सको, ऐसा जो इस इंसानों की दुनिया से नहीं, उस गैर मरई मखलूक की दुनिया से जुड़ा हो, जहां पे वो सब कुछ हो, जादू, जिन्नात, एक और दुनिया की दास्तान, सच्ची दास्तान। क्या चाहोगे तुम इसको लिखना, इसको अपनी आंखों से देखना? उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और अकीदतमंद नजरों से बशारत साहब को देखते हुए बोला, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें यहां से जाना होगा फलां गांव, उस गांव में जाके एक फैमिली है, उससे मिलना होगा और वहीं पे तुम्हें एक शख्स मिलेगा, एक मकान की चाबी भी देगा। उस मकान के अंदर जाकर तुम रिहाइश इख्तियार करोगे, खाने पीने का इंतजाम तुम्हारा मैंने कर दिया है। हां, 1-2 दिन तक मैं भी उसी मकान में पहुंच जाऊंगा, उसी जगह पे पहुंच जाऊंगा। अभी मुझे कुछ काम है, पहले वो काम मुकम्मल कर लूं, उसके बाद फिर वहां तुमसे मुलाकात होगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहुत कुछ देखोगे, पहली दफा शायद देखोगे, सुना है तुम लिखते हो,
मैंने तुम्हारे लिखने का अंदाज भी देखा है। लोग शायद उतना अच्छे अंदाज में तुम्हें कहानी ना सुनाते हो, लेकिन जिस तरह तुम लिखते हो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा हो। लेकिन अब हकीकत में तुम्हारी आंखें बहुत कुछ देखेंगी, इसलिए घबराना मत। हां, मैंने अपने इल्म से इतना जरूर जान लिया है, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है, तुम देख सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो। ये सबकी बर्दाश्त से बाहर होता है। अब देर मत करो, जाओ। रहीम की खुशी की इंतहा ना रही। छोटी मोटी चीजें तो उसने अपनी आंखों से शायद देखी थी, लेकिन अब ऐसा बशारा साहब ने कहा था, जो कुछ बड़ा था वो देखने जा रहा था, वो फौरी तौर पे रवाना हो गया। उस बस स्टॉप से वो जैसे ही उतरा तो उसको बताया गया उस गांव जाने के लिए एक लंबा पैदल रास्ता है जो उसको तय करना होगा। वो अपना छोटा सा बैग उठाए उस कच्चे से रास्ते पे रवाना हो गया। चलते 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 एक लंबा सफर तय करने के बाद एक गांव में पहुंच गया। इकट्ठे मकान नहीं बने हुए थे, कुछ फासले पे 2-3 मकान, फिर कुछ फासले पे एक मकान, इस अंदाज में था। पूछता हुआ वो एक मकान के सामने खड़ा था जिसका उसको बताया गया था। दरवाजा खटखटाने पे एक मर्द बाहर आया और उसने सलाम किया। बशारत ने वालेकुम अस्सलाम किया। उस शख्स ने पूछा, जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो बिशारत कह गया, सॉरी, रहीम ने कहा मुझे बिशारत साहब ने भेजा है और उन्होंने कहा है मैं इस घर में आपसे जाके मिलूं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिशारत साहब ने भेजा है, आ जाइए आ जाइए। वो शख्स उनको लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। एक कमरे के अंदर उनको बिठा दिया गया और कहा, आप लंबा सफर तय करके आए हैं, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूं और आप यहां भी रात को रह सकते हैं और चाबी भी जो मुझे कहा गया था मैं आपके हवाले कर देता। उसने कहा, नहीं, आप मेरे खाने का बस बंदोबस्त कर दीजिए, चाबी दीजिए, मैं उसी मकान में जाके रहूंगा। खाने से फारिग होके वो उस शख्स से बोला, अब मुझे बताइए, बिशारत साहब ने कहा था आपसे जब मैं मिलूंगा तो आप मुझे सब बता देंगे और चाबी भी आप देंगे। उसने कहा, बेहतर है कल इस मौजू पे बात कर लेते हैं, आप आज रेस्ट कर लीजिए, फिर बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, आइए मैं आपको मकान पे छोड़ के आता हूं। वो शख्स रहीम को लेकर चलता हुआ काफी दूर फासले पे बने हुए एक वीराने में बना हुआ एक मकान था, जो वाकई एक भूत बंगला लग रहा था। गांव का एक मकान था, गांव के अंदर कच्चे पक्के से मकान थे। वो मकान भी ऐसा था कि बिल्कुल खाली सा बना हुआ। उसने लकड़ी के ऊपर जो ताला पड़ा हुआ था उस ताले को खोला। जैसे ही दरवाजा खोला गया तो काफी सालों से बंद ये मकान था। वो दोनों उस मकान की एक गली सी बनी हुई थी, छोटी सी। उस गली के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होते ही एक बड़ा सा सहन आ गया। इस सहन के अंदर रहीम ने देखा दोनों अतराफ कमरे बने हुए थे, यानी इस अंदाज में जैसे ट्रक होता है तो लेफ्ट और राइट दीवार थी और सहन था, और एक कोने पे उधर सामने कमरा था और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक और कमरा बना हुआ था, यानी कि सहन के बीच में आमने सामने कमरे बने हुए थे। जिस दरवाजे से वो दाखिल हुए थे वो एक गली टाइप सी थी। उसके साथ वाला जो कमरा था असल में वो बैठक थी, क्योंकि जब वो उस घर के सामने पहुंचे थे तो उसके 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा बैठक का था और एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए। जब वो अंदर दाखिल हुए थे तो अंदर दाखिल होते ही सहन आ गया, तो उसको पता लगा कि जो पहले बाहर दरवाजा देखा था जो बंद था वो बैठक का दरवाजा था, और सहन के सामने दूसरी तरफ एक और कमरा बना हुआ था। और जो बैठक वाला कमरा था ये और उसके बिल्कुल सामने वाला बना हुआ जो कमरा था बिल्कुल एक ही साइज के बनाए गए थे। वो शख्स उसको लेता हुआ सामने वाले कमरे की तरफ गया। उसने उसका दरवाजा खोला। अंदर एक चारपाई मौजूद थी और इंतहाई मुख्तसर सा सामान अंदर पड़ा हुआ था। जैसे कभी कभी कोई आके रिहाइश करे तो उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ मुख्तसर सी प्लेटें, गिलास, मट्टी के बर्तन इस तरह की और आम सी चीजें पड़ी हुई थी, वरना वो एक बंद घर था। उस कमरे के बिल्कुल साथ ही एक वॉशरूम भी बना हुआ था।
वो हैरान हुआ कि गांव के अंदर तो ऐसा नहीं होता। ये एक पहला घर उसने जो देखा था, उस घर के कमरे के साथ अटैच तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस अंदाज में कि वो अटैच की तरह ही बाथरूम बना हुआ था। वो इस घर को हवाले करके रहीम के उसने कहा, पानी भी मैंने रख दिया है, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, सुबह मुलाकात होती है, सुबह मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा, नाश्ता मैं आपका लेता आऊंगा और यहीं बैठकर तफसील से बात करेंगे। वो शख्स रहीम को छोड़कर चला गया। रहीम ने घर का अच्छी तरीके जायजा लिया। रात हो चुकी थी। ये घर भी कोई भूत बंगले से कम नहीं था, पुराना सा और वीराने में बना हुआ घर। इससे पहले भी रहीम के साथ ऐसा कई दफा हुआ था कि कहानियां लिखने के लिए वो ऐसे जंगलों में, वीरानों में, ऐसे मकानों में रिहाइश पजीर हुआ था जहां पे वो चाहता था कि उस घर की हैबत, उस घर की वीरानी, उस घर की तारीकी, उस घर की खामोशी, उस घर की अंदर फैले हुए अंधेरे को महसूस करते हुए वो लफ्जों से खेलता था और कहानी लिखता था। लेकिन इस मकान के अंदर दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ ये तो सचमुच में जैसे कोई भूतिया घर हो। उसने अपना बैग एक साइड पे रखा, चारपाई पे उसने देखा एक गांव की तरह का बिस्तर भी लगा हुआ था। बाथरूम के अंदर गया, वो काबिले इस्तेमाल था। वो आकर बिस्तर पर बैठ गया। थका हुआ था, एक लंबा सफर किया था और उसने फिर पैदल भी सफर किया था। वो बेचैन था कि सुबह हो और वो शख्स रहीम के पास आया और रहीम उससे कहानी सुन सके। वो उस बिस्तर पे सोया। रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल गई। वो हैरान हुआ, मैं इतना थका हुआ हूं कि बिस्तर पे लेटते ही मुझे नींद आ गई, तो मेरी आंख क्यों खुल गई? अभी बाहर उजाला तो नहीं हुआ, सुबह तो नहीं हुई, तो आधी रात है, बाहर मुकम्मल खामोशी है, अंधेरा है, मैं क्यों जागा हूं? तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाथरूम का नलका खुला हो। किसी ने बाथरूम के नलके को खोला हो और उसमें से पानी खुलने की आवाज आई हो। वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था और जैसे ही उस आवाज को उसने सुना तो उसने कहा, ये बाथरूम से आवाज कैसी आ रही है? वो उठा कि कहीं शायद गलती से नलका खुला तो नहीं रह गया, या नलका हो सकता है लूज हो जिसकी वजह से पानी बह रहा हो। वो उठकर अंदर गया तो क्या देखता है, वाकई फर्श पे पानी था लेकिन नलका बंद हो चुका था। जब वो उठा था उस नलके को बंद करने के लिए, तब तक नलके की आवाज क्लियर आ रही थी कि नलका चल रहा है। इसलिए ही जब उसको सोते हुए नलका चलने की आवाज आई तो वो एकदम से उठा कि मैं नलका बंद कर रहा हूं। लेकिन वो चलता हुआ जैसे दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से खामोशी छा गई। बाथरूम में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, फर्श गीला है, नलका बंद हो चुका है। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उन दिनों में हैंड पंप होते थे, उनको नलका बोलते थे। हैंड पंप जिसको हाथ से चलाया जाता था और उसके अंदर से पानी निकलता था, उसी को पानी को पीते पीते जमीन से पानी आता था। तो हैंड पंप खुद ब खुद कैसे चल सकता है? ये शहर तो नहीं था, गांव था। अब उसका दिमाग जो गहरी नींद में था मुकम्मल जाग चुका था कि मैं तो सोचा नलका खुल जाएगा, ये तो हैंड पंप है। हैंड पंप जो होता है उसको जब तक हाथ से चलाया ना जाए वो तो चल नहीं सकता। तो ये कैसे चला है कि फर्श गीला है? इसका मतलब है खुद से तो चल नहीं सकता। जितना फर्श गीला था, हो सकता है एक दफा उसका जो हैंड से चलाने वाला उसका पार्ट होता है खुद से हिल गया हो, लेकिन इतना ज्यादा कि वो जब तक लेटा रहा बिस्तर पे उसको पानी चलने की आवाज आती रही। उसने हैंड पंप को खुद से चला के फिर से देखा क्या ये खुद से चल सकता है, तो उसको लगा नहीं, ये खुद से नहीं चल सकता। हैरत ज़दा हो गया, सोच में गुम जैसे ही बाहर निकलने लगा तो एकदम से चौंक सा गया। बाहर नंगे पांव के निशान थे, जैसे कोई बाथरूम से निकला हो और उसके पांव गीले हों, और फर्श पे जब वो पांव रखता हुआ आगे बढ़ रहा था तो जैसे आपके गीले पांव होते हैं, आप गीले पांव के साथ
फर्श पे बाहर निकल आए बगैर जूते के तो आपके पाँव के निशान बन जाते हैं। तो कमरे के अंदर पाँव के बाकायदा निशान थे जो बाहर दरवाजे तक जा रहे थे। वो एकदम से चौंक गया, डरा नहीं, ये तो क्लियर पाँव के निशान हैं, कोई अंदर से गया है, जबकि अंदर तो मैं खड़ा था। नलका चलने की आवाज सुनी, अंदर पहुंचा, नलका बंद, और बाहर ये पाँव के निशान। वो पाँव के निशान को देखता देखता दरवाजे तक आया, और दरवाजे तक पाँव के निशान बिल्कुल ऐसे थे जैसे भरपूर पाँव पानी से भरा हो। वरना अगर आपके पाँव गीले भी हों, 5-6 कदम चलने के बाद कदम अगला जब आप रखते हैं तो उसमें कम पानी नजर आता है क्योंकि खुश्क होते जाते हैं मट्टी पे। लेकिन ये सारे कदम ऐसे थे जैसे कहीं पे भी पाँव खुश्क नहीं हुआ। जो पहले जितना पाँव के नीचे पानी था और जमीन पे चिपका वो पानी, दरवाजे तक भी उतना ही पानी चिपका हुआ था। ये नामुमकिन था। आपके जूते भी भर जाते हैं पानी से तो आप चलते जाते हैं, शुरू के 8-10 कदम तो बड़े गीले होते हैं, आगे खुश्क होते जाते हैं। लेकिन वो दरवाजे तक सारे कदम गीले थे। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर कोई कदम नहीं था। तो ये कदम कहां गए? हैरान हो गया। पहला वो अपनी आंख से इस घर के अंदर इस वाकये को देख रहा था। वो आके बिस्तर पे बैठ गया। उसको कुछ समझ ना आई कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर तक लेटे लेटे उसको नींद आ गई। सुबह दरवाजा खटकाने की आवाज पे वो उठा, बाहर जाके दरवाजा खोला तो वो शख्स उसके लिए नाश्ता लेकर खड़ा था। सलाम किया और कहा, आप अभी तक सो रहे थे? मैं माजरत ख्वाह हूं, गांव में लोग जल्दी जाग जाते हैं और मैं समझा शायद आप जाग गए होंगे, आपके नाश्ते की जरूरत होगी, लेकिन आप तो अभी सो रहे थे। उसने कहा, नहीं, बस रात को आंख खुल गई थी, आप आ जाइए। वो अंदर गया, हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुआ, बाहर उसके लिए नाश्ता लगा चुका था। जैसे ही उसने नाश्ता शुरू किया, कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे साथ साथ बता सकते हैं सारा मामला क्या है? तो वो शख्स बोला, हां, मेरा एक बेटा है और मेरे बेटे का नाम है बिलाल। बिलाल माशाअल्लाह जवान हो चुका है। मैं एक बूढ़ा बाप हूं और मेरे बेटे की जो हालत हो चुकी है वो मैं देख नहीं सकता। हमारे इसी गांव के अंदर एक दरगाह है जिसको हम दरबार बोलते हैं, वो दरगाह कहते हैं, बहुत पुरानी बनी हुई दरगाह। उसी दरगाह के साथ एक कब्रिस्तान भी बना हुआ है। दरगाह का गुंबद है और गुंबद के साथ एक हुजरा नमा कमरा भी बना हुआ है, जैसे किसी दौर में कोई अल्लाह का वली, कोई नेक बंदा उस हुजरे के अंदर अपनी इबादत करता हो। और उस हुजरे के बिल्कुल साथ ही वो एक गोल सा गुंबद है जिसमें उस अल्लाह वाले की कब्र है। कोई नहीं जानता वो कौन है, नेक हस्ती कौन है, लेकिन किसी वक्त में उनका यह दरगाह यानी दरबार बनाया गया था। अंदर उनकी कब्र है, बाहर बड़ा सा सहन है और उसके साथ कब्रिस्तान है और इर्द गिर्द काफी दरख्त हैं। ये जो दरगाह जहां पे बनी हुई है दरबार, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। वैसे वहां पे दरख्त नहीं है, लेकिन इस जगह पे जैसे इतने ज्यादा दरख्त हैं, ये पूरी दरगाह दरख्तों में घिरी हुई है। मेरा बेटा बिलाल और उसका एक दोस्त जो अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाते थे मजदूरी करने के लिए, काम काज के लिए, और फिर कई दिनों तक वो शहर में बसेरा भी रखते थे। कुछ काम इस तरह के मिल जाते थे ठेके पे कि उनको वहीं रहना पड़ता था और कभी कभी वो वापस भी आ जाते थे। एक दफा एक ऐसा ठेका मिला जो मेरे बेटे सिर्फ बिलाल को मिला। बिलाल वहीं पे रहा और जब ठेका खत्म हुआ तो उसके पास काफी पैसे थे, वो घर के लिए रवाना हो गया। ये जो दरगाह है इसमें बहुत कम लोग जाते हैं। इस दरगाह के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। वो कहानियां मेरे बेटे बिलाल ने भी सुन रखी हैं, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है, उसको डर नहीं लगता। उसको मैंने मना किया था कि कभी भी रात को ना आना, कोशिश करना जल्दी पहुंच जाना, लेकिन उस दिन उसके पास पैसे थे और वो चाहता था कि वो रुके मत और घर पहुंचे। वो रवाना हो गया। उस दरगाह के करीब
पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई, क्योंकि दरगाह वाला जो रास्ता था वो शॉर्टकट रास्ता है। आप जिस रास्ते से आए हैं ये एक लंबा रास्ता है। क्योंकि उसको मैंने कहा था जल्दी पहुंचना है, तो उसने वो दरगाह वाला रास्ता इख्तियार किया था। जैसे ही वो दरगाह के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने क्या देखा, दरगाह के अंदर एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा सफेद चादर से ढका हुआ है, उसने पूरे वजूद के ऊपर सफेद चादर ओढ़ी हुई है। वो हैरान हुआ, पूरे वजूद पे सफेद चादर ओढ़े हुए, चेहरे को ढांपे हुई ये औरत कौन है? और रात को इस दरगाह के अंदर खड़ी है, जिसके बारे में मशहूर है कि यहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, कई तरह की यहां की खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। उसने बजाय के आगे बढ़ जाता रुक गया कि शायद इसको कोई मदद की जरूरत ना हो। तो उसने दरगाह के सामने खड़े होकर जिस औरत का मुंह दूसरी तरफ था उसको मुखातिब किया कि आप कौन हैं और रात के टाइम यहां पे क्या कर रही हैं? आपको क्या किसी मदद की जरूरत है? और उसी लम्हे वो औरत मुड़ी। उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था और जैसे उसकी तरफ मुड़ी तो उसने अपने चेहरे से चादर को हटा दिया। और जैसे ही चेहरे से चादर हटाई गई तो उसका चेहरा इतना खौफनाक और भयानक था कि वो समझ गया ये कोई इंसान तो है, लेकिन भयानक इंसान। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी और उसका चेहरा जला हुआ था। और जैसे ही उस चादर से उसने अपने हाथ बाहर निकाले तो उसके हाथों के नाखून को देख के वो डर गया। इतने बड़े बड़े नाखून तो किसी औरत के हो ही नहीं सकते। 3-3, 4-4 इंच बड़े, एक उंगली जितने बड़े बड़े उसके नाखून थे। और वो औरत जले हुए चेहरे के साथ, लाल सुर्ख आंखों के साथ उसको देख के मुस्कुराई, जैसे शिकारी को अपना शिकार नजर आ जाता है और वो मुस्कुराता है। और ऐसे ही मुस्कुराई तो वो इतना डर गया कि एकदम से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। जितनी तेजी से वो दौड़ सकता था वो दौड़ता रहा, लेकिन उसको पीछे एक आवाज सुनाई दी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्लियर आवाज थी जो उसके कानों ने सुनी थी। वो दौड़ता 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 घर तो पहुंच गया, लेकिन जब घर के दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा खटखटाते ही वो गिरा और बेहोश हो गया। घर के लोग जब बाहर पहुंचे तो देखा बिलाल बेहोश पड़ा हुआ है। उसको अंदर लेके गए, उसको बड़ी मुश्किलों से होश मिलाया गया। तो वो इतना खौफजदा था कि बताने से कासिर था, कुछ भी नहीं बता पा रहा था। बड़ी मुश्किलों से उसका खौफ खत्म हुआ कि अब तुम ठीक हो, बताओ क्या हुआ है। तो उसने बताया कि कैसे मैंने दरगाह के अंदर एक खौफनाक भयानक औरत को देखा है और मेरे कानों ने आखिरी जो जुमला सुना था वो ये था, तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। घर वालों ने उसके ऊपर पढ़ा, दम किया और जो कुछ कर सकते थे। ये सुबह देखते हैं क्या होता है। वो मुश्किलों से सोने के लिए तैयार हुआ। रात सारी वो जागता रहा, उसे नींद ही ना आई। सुबह गए, जिस तरह पीर फकीर से तावीज़ लेके आ जाते हैं, तावीज़ लेकर आ गए। उस बच्चे को तावीज़ दे दिया गया, लेकिन उससे कोई फर्क ना पड़ा। वो बिस्तर पर ही था, मुसलसल खौफजदा। और अगले दिन शाम को वो चारपाई पे लेटा हुआ था कि उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। घर वाले भागते हुए उसके पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो घर के दरवाजे की तरफ देख रहा था और चीखें मार रहा था और कह रहा था वो दरवाजे पे आ गई है, वो दरवाजे के बाहर खड़ी है, वो दरवाजे पे आ गई है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसने अपने दोनों हाथ इस अंदाज में किए हुए हैं कि मुझे अपनी तरफ बुलाना चाह रही है। घर वालों ने दरवाजों की तरफ देखा, दरवाजे में तो कोई भी नहीं था। यहां तक कि उसका बाप चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया, दरवाजा खोल के देखा, इधर उधर देखा, कहा कुछ नहीं है। उसने कहा अब्बा तेरे पीछे खड़ी है, तुझे नजर नहीं आ रही, वो वहीं पे है, खड़ी है। बड़ी मुश्किलों से उसके उस खौफ को, उसके चीखों को बंद किया गया। लेकिन अब हालत ये हो रही थी कि वो जो गुमसुम सा था, खौफजदा सा था, डरा हुआ सा था, अब मुसलसल चीखें मारे जा रहा था। जनूनी कैफियत उसके ऊपर तारी हो जाती। किसी तरफ भी घर के एक सिमत को वो देखता और चीखें मारना शुरू कर देता। घर वाले मुश्किलों से
उसको चुप कराते, नॉर्मल करते, वो लेट जाता, चुप हो जाता, बड़ी मुश्किलों से, उसका पूरा वजूद कांप रहा होता। लेकिन फिर किसी लम्हे, रात को, दिन को, सुबह, शाम को, किसी लम्हे भी ऐसे चीखना शुरू कर देता। जब काफी दिन गुजर गए तो एक दिन उसने अपनी मां से कहा, अम्मा मुझे बचा लो, वो मुझे लेने आएगी। वो अभी तक मुझे इसलिए नहीं लेके जा सकी, इंतजार कर रही है किसी चीज का, वो मुझे ले जाएगी। पहली दफा था कि वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, चीखें नहीं मार रहा था। मां परेशान होगी, बाप को बुलाया कि सुने ये क्या कह रहा है। उसने कहा, अब्बा मुझे बचा लो, मुझे ले जाएगी, मुझे मार देगी। बाप परेशान हो गया कि उसी रात सारे घर वाले सोए थे। बाप फैसला कर चुका था, कल ही शहर जाऊंगा और किसी अल्लाह वाले से राब्ता करूंगा कि उसी रात ऐसी जोर जोर से चीखने की आवाजें आईं कि सब जाग गए। और जो अगला मंजर था वो सबके लिए एक इंतहाई खौफनाक, भयानक मंजर था। उन्होंने देखा बिलाल अपने बिस्तर से तकरीबन 1 से 2 फुट ऊपर लेटा हुआ उड़ रहा है। यानी जैसे इंसान सोया हुआ हो बिस्तर पे और उसको ऊपर 1-2 फुट उठा दिया जाए तो वो हवा में लेटा होगा, वो ऐसे ही हवा में लेटा हुआ था और चीखें मार रहा था, हाथ मार रहा था, जैसे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें मुश्किलों से उसकी चारपाई के करीब पहुंचे, उसको पकड़ के जोर लगा के उन्होंने उसको चारपाई पे डाला। तो तब उसने बताया, आज एक नहीं 5 लोग आए थे, 5 लोग, सबने उसी तरह की सफेद चादरें पहनी हुई थी। सबके चेहरे खौफनाक थे। एक जला हुआ चेहरा उस औरत का था। 3 मेरे इस तरफ खड़े थे, 3 मेरे इस तरफ खड़े थे, 6 लोग थे। 7वीं वो मेरे पांव की तरफ खड़ी थी। मैं सोया हुआ था कि एकदम से मेरी आंख खुल गई और जैसे मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूं, 3 इस तरफ हाथ बांधे खड़े हैं, 3 इस तरफ हाथ बांधे खड़े हैं और सामने वही औरत जले हुए चेहरे वाली खड़ी है। और तभी उसी औरत ने कहा, ले चलो इसको, वक्त आ गया है, इसे ले चलो। वो जो इर्द गिर्द खड़े थे उन तीनों ने, इस तरफ 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, उन्होंने मुझे इस अंदाज में पकड़ा कि वहीं लेटे लेटे ऊपर उठा दिया। और जैसे ही मुझे ऊपर उठाया मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। और मैंने जैसे ही चीखना शुरू किया तो वो आगे कुछ खड़ी पड़ रही थी कि एकदम से बोली, चल अभी तुझे मोहलत मिल गई है, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मुझे पता लग गई है अभी कुछ दिन तेरे और जिंदगी के बाकी हैं, उसके बाद तू भी हम जैसा हो जाएगा। तूने ही तो मुझे आवाज दी थी, तूने ही तो पुकारा था मुझे, अब तू मुझे छोड़ कैसे सकता है। चलो अभी कुछ दिन और बाकी हैं। ये कहा और वो लोग चले गए। मैं मुसलसल चीख रहा था। ये आखिरी मंजर था जो मैंने देखा। आप लोगों ने कैसे मुझे बिस्तर पे वापस लिटाया मुझे कुछ याद नहीं है। और उस रात वालिद ने फैसला किया वो सुबह होते ही शहर पहुंचेगा। वो सुबह होते ही अपने रिश्तेदार से मिला और रिश्तेदार उनको सीधा बशारत साहब के पास ले गए। बशारत साहब ने कहा, ठीक है, मैं एक लड़का भेज रहा हूं, मामला सब हो जाएगा। बशारत साहब उसी लम्हे उनके साथ रवाना हो गए और वहां उन्होंने जाके सारी सूरत हाल देखी और उनसे कहा, ठीक है, मुझे 1-2 दिन दे दीजिए, कुछ नहीं होगा, आपका बेटा घर पे ही रहेगा, सारा मामला बेहतर हो जाएगा। वो लेने की अब कोशिश नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। बशारत साहब ने पानी पढ़ के दिया, घर को दायरा कड़ा लगाया और वापस चले गए। और जाते ही रहीम को बुलाया कि मुझे अभी कुछ पढ़ना है, बताया नहीं, तुम जाओ अपनी आंखों से देखो, तुम्हारी कहानी, किताब जो लिखना चाहते हो उसके लिए तुम्हें मटेरियल मिल जाएगा। और वो उधर पहुंचा और बाकी मंजर उसके सामने थे। और अब सुबह नाश्ते के टाइम पे उसी बिलाल का बाप उसको कहानी सुना रहा था और रात वाली बात उसको याद थी कि इसी घर के अंदर उसने पानी के पांव के निशान देखे थे। उसने बिलाल के बाप से कहा, मुझे बिलाल से मिलना है। उसने कहा, चलिए आप मिल सकते हैं।
वो उसको लेकर अपने घर गया, वही घर जहां कल भी वो जा चुका था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है, एक नौजवान लड़का जिसकी शेव बढ़ चुकी है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं और चेहरा ऐसा बताता है जैसे कलर जर्द पड़ गया हो, खौफ की वजह से अजीब सा हो गया हो, छत को तकते जा रहा था। बाप गया, आवाज दी, बिलाल, बिलाल बेटा। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो अपनी छत की तरफ देखता रहा। बाप ने जाके उसको हिलाया, बिलाल बेटा, बिलाल। लेकिन बिलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बाप ने रहीम की तरफ देखा और कहा, बस ऐसी हालत है, अब तो बिशारा साहब ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। हां, उस दिन के बाद जब से वो गए हैं बिशारा साहब, इसने चीखें नहीं मारी, बस खिलाते हैं तो चुप करके खा लेता है, बोलता नहीं है, बस ऐसे खला में घूरता रहता है, छत को तकता रहता है। रहीम काफी देर वहां मौजूद रहा। बिलाल से उसने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात ना कर सका। उसके बाद उसने अपना बाकी दिन गांव में गुजारा और जब रात को वो अपने उसी घर के अंदर खाना खाने के बाद पहुंचा तो आज ऐसा महसूस हुआ जैसे आज वो घर में अकेला नहीं है, घर में कोई और भी मौजूद हो। घर में दाखिल होते ही एक एहसास होना कि कोई और भी है, एक अजीब सा एहसास था। सहन के अंदर खड़े होकर उसने इधर उधर देखा, क्या कोई है? कोई भी नहीं था। तो ये कैसा एहसास है? चलता हुआ वो कमरे में गया और जैसे ही कमरे में गया तो अंदर से फिर से नलका चलने की आवाज आना शुरू हो गई। अब वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, बाथरूम के दरवाजे के बाहर। नलका तो चल रहा है, बाकायदा कोई नलका चला रहा है। मैं देखता हूं कितनी देर नलका चलता है। जब तक वो बाहर खड़ा रहा नलका मुसलसल चलता रहा और उसके बाद जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ नलका अपनी जगह पे रुक सा गया। फर्श पे पानी पड़ा हुआ था। अभी तो वो सोया नहीं था, अभी तो दाखिल हुआ था कि ये क्या है। और जैसे ही बाहर निकला कदमों के निशान फिर से मौजूद थे, लेकिन खून से भरे हुए। उन कदमों के नीचे आज पानी नहीं था, जैसे इंसान के पांव खून से जख्मी हों और वो पांव रखता हुआ आगे बढ़े तो फर्श पे खून के निशान बन जाते हैं। तो फर्श पे खून के निशान बने हुए थे। वो चौंक सा गया, डर सा गया। अकेला था उस घर के अंदर, बहादुर था, लेकिन एक खौफ तो नेचुरल सी बात है इंसान के अंदर। परेशान हो गया कि ये क्या है। चलता चलता दरवाजे तक गया तो देखा कदमों के निशान दरवाजे से भी बाहर जा रहे हैं। वो कदमों का पीछा करते हुए गया तो कदमों के निशान उस दरवाजे तक जा रहे थे जो बाहर निकलने का दरवाजा था, जो मेन दरवाजा था जिससे वो दाखिल हुआ था। वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो देखा, दरवाजे को उसने खोला क्योंकि सोने के लिए आया था, दरवाजा बंद करके आया था। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला तो वो कदम बाहर नहीं थे, इसी दरवाजे पे खत्म हो गए थे। वो वापस अंदर आया, बैठक के अंदर गया, उसने बैठक के दरवाजे को खोला अंदर, क्योंकि उसका एक दरवाजा बाहर की तरफ भी था और एक बैठक का दरवाजा अंदर वाली साइड से भी था। अमूमन गांव में जिस तरह की बैठक बनाई जाती है उनके दो दरवाजे होते हैं, यानी घर के लोग अगर उस बैठक में जाना चाहें तो घर वाली साइड से चला जाएं और जो बाहर से मेहमान आए तो उसको बाहर वाला दरवाजा इस्तेमाल करने देते हैं। तो उसने दरवाजा खोल के अंदर देखा तो अंदर सिवाय एक चारपाई के और थोड़े से सामान के उस बैठक के अंदर कुछ भी नहीं था। वो खड़ा अभी उसी बैठक को देख ही रहा था कि उसको अपने सहन के उस पार जो उसका कमरा बना हुआ था उस कमरे के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन नीचे गिरा हो। इस वक्त तो आंधी आई हुई है जिस वक्त मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं, शायद ये शोर भी सुनाई दे रहा हो। ये आंधी का शोर है, दरवाजा भी हिल रहा है, आंधी बहुत तेज आंधी है। उस वक्त आंधी भी नहीं चल रही थी तो बर्तन अंदर कैसे गिरा है। वो चलता हुआ अंदर कमरे में गया, क्या देखता है कि एक बर्तन जो एक शेल्फ पे रखा हुआ था वो नीचे गिर गया था। अभी तक तो कोई नहीं था तो ये बर्तन कैसे गिरा। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उस बर्तन के करीब गया तो बाहर से एक कहका लगाने की आवाज सुनाई दी। वो हैरान सा हुआ कि बाहर कौन है, कि उसी लम्हे उस कमरे के अंदर जो एक पुराना सा शीशा लगा हुआ था जो मध्यम सा हो गया था, बहुत ही पुराना सा एक शीशा सा था, वो मुड़ने लगा तो उसको एकदम से ऐसे महसूस हुआ शीशे के अंदर एक रोशनी सी पैदा हुई है, जैसे शीशे के अंदर से सफेद रोशनी सी निकली हो। वो मुड़ने ही लगा था कि शीशे की रोशनी देख के चौंक सा गया। वो शीशे की तरफ देखना शुरू हो गया
कि तभी उसको शीशे के अंदर उस रोशनी नजर, जो क्लियर एक रोशनी निकलती नजर आ रही थी, वो रोशनी दोबारा से शीशे के अंदर चली गई और तभी उसने एक मंजर देखा। उसके कमरे की खिड़की के बाहर एक सफेद चादर पहने हुए एक औरत मौजूद है। उसने तेजी से मुड़ के पीछे की तरफ देखा जहां पे खिड़की थी और खिड़की के बाहर वो औरत नजर आ रही थी, तो उसने देखा बाहर कोई औरत नहीं है। अभी अभी तो उसने शीशे के अंदर क्लियर देखा था कि बाहर कोई औरत है। फिर से मुड़ा, शीशे के अंदर देखता है, हां अभी भी वो सफेद चादर ओढ़े औरत खिड़की के बाहर खड़ी है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पे नजर नहीं आती, सिर्फ शीशे में नजर आ रही है। फिर से उसने शीशे के अंदर देखा जो मध्यम हो चुका था, जैसे पुराने शीशे हो जाते हैं, मुश्किलों से उसके अंदर नजर आता है। ऐसे ही उसने उससे गौर करके देखने की कोशिश की तो उसने देखा बाहर जो खिड़की के अंदर मौजूद है उसने अपना चेहरा ढांप रखा है, सफेद चादर पहन रखी है। लेकिन तभी गौर करने पे उसको नजर आया कि उसने अपने हाथ चादर के बाहर निकाले तो उसके नाखून वाकई एक इंसान की जितनी उंगली बड़ी होती है, उंगली जितने बड़े बड़े 3-4 इंच के उसके नाखून थे। वो एकदम से डर सा गया कि तभी उस खिड़की के बाहर खड़ी हुई औरत ने अपने चादर को चेहरे से हटा दिया और जैसे उसने चेहरे से चादर को हटाया तो उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक और भयानक जला हुआ चेहरा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख नहीं थीं, उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी, बिल्कुल वैसी सफेद रोशनी जैसी उसने थोड़ी देर पहले शीशे से देखी थी। और जैसे ही उसने अपने चेहरे से चादर को हटाया उसने उसका भयानक जला हुआ खौफनाक सा चेहरा देखा और उसकी आंखों से जैसे ही सफेद रोशनी निकली तो वो सफेद रोशनी सीधी कमरे में दाखिल होकर शीशे के अंदर दाखिल हो गई और जैसे ही शीशे के अंदर दाखिल हुई शीशा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। शीशे के अंदर जो मंजर नजर आ रहा था वो सब खत्म हो गया। अब कमरे में कुछ भी नहीं था। वो औरत जो पहले भी उसको सिर्फ शीशे में नजर आ रही थी अब शीशे में से भी गायब हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़ के इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। भाग के वो दरवाजे के बाहर गया, उसी खिड़की के बाहर देखा, किसी औरत का कोई वजूद नहीं था। वो अजीब सा हो गया कि ये कैसा मंजर था। उसके दिल की धड़कन तेज थी, वो खौफजदा हो चुका था, लेकिन इतना भी नहीं कि इस घर से भाग जाता। बहुत सारी कहानियां लिखी थी, लोगों ने वाकयात सुनाए थे। अब उसको महसूस हो रहा था कि अपने इंसान के साथ जब खुद कोई वाकया होता है तो कैसा महसूस होता है। अब उसको महसूस हो रहा था। कुछ देर वो खड़ा देखता रहा, वापस कमरे में दाखिल हुआ और शीशे के पास गया। शीशा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। पांव के निशान अभी भी कमरे में मौजूद थे जो खून के निशान थे। कई दफा उसने शीशे में पीछे खिड़की में देखा, कुछ भी नहीं था कि फिर से वो चलता हुआ कमरे के अंदर ही खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया कि बाहर के मंजर को देख सके। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। खिड़की का उसने दोनों पट खोल दिए थे और खिड़की के सामने खड़ा होकर वो बाहर देख रहा था। गांव के अंदर जो खिड़कियां बनी होती हैं उनके अंदर लोहे के पाइप लगाए जाते थे। अब वो अंदर वाली साइड से खड़ा देख रहा है कि तभी उसकी आंखों ने मंजर देखा। वही सफेद चादर पहने हुए औरत बिल्कुल सामने वाली जो बैठक है उसके दरवाजे को खोल रही है। बैठक का दरवाजा जो उसने बंद कर दिया था वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। उसकी आंखों के सामने वो दरवाजा खुल गया और दरवाजा खोल के उसने देखा उसी औरत ने ही दरवाजा खोला था और वो दरवाजा खोल कर बाहर आ गई। और जैसे ही बाहर आई तो उसके बाद उसकी आंखों के सामने ही वो उड़ना शुरू हुई और उड़ती 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 उसी बैठक की छत पर जाकर खड़ी हो गई। उसकी जगह पे कोई भी होता डर के बेहोश हो जाता, खौफजदा हो जाता, लेकिन अभी तक वो अपनी जगह पे कायम था। अब वो बैठक की छत पे खड़ी थी और वहीं से दोबारा उड़ना शुरू हुई और उड़ते 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 सहन के बिल्कुल दरमियान में पहुंच गई। अब वो उड़ रही है, हवा में खड़ी है, जले हुए चेहरे के साथ। उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं। आज उसकी आंखों से सफेद रोशनी नहीं निकल रही, लेकिन सहन के अंदर वो हवा में खड़ी है। बाल उसके लहराना शुरू हो गए। उसने चादर पहली दफा, पहले उसने सिर्फ मुंह दिखाया था, उसने चादर बिल्कुल ही पीछे कंधों पे डाल दी थी। तभी उसके बाल
लहराना शुरू हो गए थे। हवा नहीं थी कि उसके बाल लहरा सकें, लेकिन फिर भी हवा ना होने के बावजूद इतनी तेजी से उसके बाल लहरा रहे थे जैसे कोई आंधी चलती है और आंधी चलने में इंसान के बाल लहराते हैं। वो सामने खड़ी उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी और फिर उससे बोली, वो नहीं तो तू सही, तूने भी तो मुझे देख लिया है, और जो मुझे देख लेता है वो मेरा हो जाता है। तूने मुझे देख लिया ना, मेरे बालों को भी देख लिया, मुझे देख लिया, ले देख मुझे। उसने अपनी चादर को फेंक दिया। उसका वजूद एक नौजवान लड़की का वजूद था। उसके जिस्म के नशेबो फराज देख के उसको अंदाजा हुआ कि वो बहुत खूबसूरत जवान कड़ियल सी औरत थी, लेकिन उसका चेहरा जल चुका था। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उड़ती उड़ती नीचे फर्श पे आके खड़ी हो गई, और फर्श पे जैसे उतरी वो आहिस्ता से चलती हुई उस खिड़की के करीब आ रही थी। तभी रहीम को याद आ गया, बिशारा साहब ने कहा था कि अगर मामला खराब होने लगे तो ये वाली आयत पढ़ना और दायरा कड़ा लगा देना। उसने जैसे ही भांप लिया कि अब उसी की तरफ आ रही है उस पर हमला करने के लिए, दरवाजा तो अंदर से बंद था, जल्दी से उसने वो दायरा कड़ा कमरे के ऊपर लगाया तो एकदम से जो बिल्कुल खिड़की के करीब पहुंच गई थी, खिड़की के इस अंदाज में करीब पहुंच गई थी कि खिड़की पे अपने हाथ रखना चाहती थी। जैसे ही उसने दायरा कड़ा लगाया और उसने अपने हाथ खिड़की पे टच किए तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और पीछे हट गई और बोली, तू ऐसा नहीं कर सकता, मेरा शिकार तू है। उसको तो उस बूढ़े ने बंद कर दिया है उस घर में, उस घर में मैं दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन इस घर में तो मैं दाखिल हो सकती हूं। तो मेरा शिकार है, मुझे एक ही तो चाहिए, वो मिल जाए या तू मिल जाए, मुझे एक ही चाहिए, मेरी ताकत मुझे मिल जाएगी। तू ऐसे अपने आप को इस कमरे में बंद नहीं कर सकता। वक्त आ गया है, मैं उस जगह गई थी लेकिन उस घर को उसने बंद कर दिया है, मेरे लिए मैं दाखिल नहीं हो सकती। और देख कितनी आसानी से वो बुढ़ा इस घर को बंद करना भूल गया, और देख मैं इस घर में आ गई हूं और मैं अभी तेरे पास आऊंगी, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसने जोरदार कहका लगाया। चलती हुई जैसे ही फिर से वो खिड़की के करीब आई, उसके मुंह से फिर से चीख निकल गई थी जैसे खिड़की ना हो, आग हो। उसको हाथ लगाते ही उसको आग की तरह झटका लगता। तेजी से वो दरवाजे की तरफ भागी के गुस्से से टक्कर मारे दरवाजे को गिराए और अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब गई उसने सर से जोरदार बकायदा टक्कर मारी दरवाजे को, लेकिन तब उसकी चीख सुनाई दी जैसे दरवाजे के अंदर भी कोई करंट छोड़ दिया गया हो और उस करंट की वजह से उसकी चीख निकली हो और वो पागलों की तरह धाड़ रही थी, तू मुझसे नहीं बच सकता, तू मुझसे नहीं बच सकता, तू कुछ भी कर ले, तुझे मेरे साथ जाना होगा, मेरे पास वक्त नहीं है, तुझे जाना होगा मेरे साथ। लेकिन अब रहीम को इतना अंदाजा हो गया था उस दायरे कड़े की वजह से अब वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती, वो महफूज है। उसने कई दफा कोशिश की खिड़की को तोड़ने की, दरवाजे को खोलने की, और फिर वो उस कमरे की छत पे भी चढ़ गई, ऊपर दौड़ने की, चलने की, कमरे की छत से आवाजें आती रहीं, लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रही थी क्योंकि मुसलसल रहीम अंदर पढ़े जा रहा था। खड़ा खड़ा वो थक गया, अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। वो सो कहां सकता था, उसको नींद कहां आनी थी जहां वो चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। कभी उस कमरे की छत पे चढ़ती, कभी दरवाजे के करीब आती और चीख सुनाई देती, कभी खिड़की के पास आती। वो अपने बिस्तर पे बैठा बैठा थक सा गया, लेट सा गया। वो सो तो नहीं सकता था लेकिन परेशान था कि ये क्या मंजर है। कि तभी उसकी आंखों में एक झोंका सा आया, नींद का झोंका, जैसे कोई जादू करता है और जादू के जरिए नींद सी आ जाती है। उसकी आंख सी लग गई और जैसे ही उसकी आंख लगी तो उसने देखा वो एक दरबार में मौजूद है। पुराना सा बना हुआ दरबार है, उसके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त हैं, ऐसे दरख्त जो खुद ब खुद उग जाते हैं और कुछ दरख्त उगाए जाते हैं।
वो उस दरबार के अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है कि उसने जूते भी पहन रखे हैं। दरबार में जूते उतार के जाते हैं। वो जूते पहने हुए उस कमरे के बाहर जाता है जो गुंबद सा बना हुआ है, अंदर एक कब्र सी बनी हुई है। उस कब्र से होता हुआ अंदर नहीं जाता, वो बाहर खड़े होकर जूतों समेत उस कब्र को देखता है और फिर चलता हुआ हुजरे की तरफ जाता है। जैसे ही हुजरे के दरवाजे को खोलता है तो क्या देखता है, सामने वही औरत खड़ी है और उसके इर्द गिर्द 6 और लोग खड़े हैं। तभी वो औरत उसको कहती है, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। वो एकदम से चलता हुआ अंदर दाखिल हो जाता है। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो सब सर झुकाए खड़े हुए हैं और वो अपने चेहरे को आज भी चादर से ढांपने की बजाय खोल के खड़ी है, लेकिन आज उसका चेहरा ऐसे चमक रहा है, ऐसा हसीनो जमील चेहरा, ऐसी खूबसूरत औरत कि उससे पहले उसने कभी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। वो उसकी खूबसूरती में महव होकर रह जाता है। वो उसके करीब जाती है, वो उसके करीब जाता है और वो उसे अपनी बाहों में ले लेती है, उसे गले लगा लेती है। उसके जिस्म से एक ऐसी अजीबो गरीब सी स्मेल आ रही है, जैसे गोश्त को पकाया जाए और गोश्त सड़ जाता है, सड़े हुए गोश्त की खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, लेकिन उस वक्त उसको अच्छी लग रही है। वो उसकी हुस्न में डूब सा गया है और वो उसे कहती है, क्या तुम मुझे हासिल करना चाहते हो? तो रहीम जो ख्वाब देख रहा है, लेटे लेटे उसको नींद सी आ गई है, कहता है हाँ। तो कहती है, जाओ, वो देखो, वो दरवाजा बंद हो गया है, उस दरवाजे को खोल दो। तो वो एकदम से मुड़ता है वापस जाने के लिए कि वो हुजरे का दरवाजा जो बंद हो गया है उसको जाके मैं खोल दूं। और वो चलता हुआ जैसे ही दरवाजे के करीब गया, उसके हाथ जैसे ही दरवाजे के ऊपर गए खोलने के लिए तो उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, बशारत साहब की आवाज, नहीं रहीम, ये धोखा है, उठो उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। जैसे ये गरजदार सी आवाज आई तो उसको झटका लगा और उसकी आंखें खोल गई। तभी उसने देखा वो कमरे में जहां सोया था अब वो उस जगह पे नहीं बल्कि कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है और दरवाजे को खोलने लगा था। और अगर वो उस कमरे के दरवाजे को खोल देता तो वो दायरा कड़ा टूट जाता और अंदर दाखिल हो जाती। तभी उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा उसके हाथ बिल्कुल जो नींद में एक दरवाजे को टच होने वाले थे, बिल्कुल उसी तरह उसके हाथ उस कमरे के दरवाजे को टच होने वाले थे कि तभी उस बशारत साहब की आवाज से उसकी आंख खुल गई और बाहर उसके कानों से आवाज आई, रहीम खोल दो इसे, तुम मुझे हासिल कर लोगे, खोल दो इसे। एकदम से डर के वो पीछे हट गया। तब वो समझ गया कि वो सोया नहीं था, एक गलबा सा आया था, नींद का ऐसा गलबा जैसे जादू से इसने किसी ने कर दिया हो। तभी वो फिर पढ़ने के लिए बैठ गया। मुसलसल वो जो दायरा कड़ा था वो करता रहा यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह जब दरवाजा बाहर से खटखटाया गया तो वो घबराया हुआ था, लेकिन बाहर रोशनी हो चुकी थी, अब डर की बात नहीं थी। गया, उसने दरवाजा खोला तो देखा बिलाल के वाले साहब के साथ बशारत साहब भी मौजूद थे। मुस्कुराते हुए सलाम किया और कहा, बरखुरदार तुम्हारे चेहरे को देख सकता हूं, तुम्हें कहानी के लिए बहुत कुछ मिल गया है। मैं कल रात को ही पहुंच गया था, लेकिन इस घर में इसलिए नहीं आया, जानता था कि आज तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देगा। अगर मैं आ जाता तो तुम्हें दिखाई ना देता। तो क्या ख्याल है, अंदर आने को नहीं कहोगे? वो एकदम से हड़बड़ा गया और कहा, आइए आइए, अंदर आइए। वो उनको अंदर लेकर गया और जब अंदर पहुंचे तो वो खून के निशान, अभी भी पांव के खून के निशान कमरे के अंदर मौजूद थे। उन्हें खून के निशानों को देखा बिशारा साहब ने तो कहा, लगता है तुम्हारी कहानी के लिए काफी मटेरियल मिल गया है तुम्हें, चलो ये भी अच्छा हुआ। वो लोग नाश्ता साथ लेकर आए थे, तीनों ने बैठ के नाश्ता किया। उस शख्स को भेज दिया गया और बिशारा साहब और रहीम अब कमरे में अकेले थे। बिशारा साहब बोले, हाँ मियां, अब बताओ क्या कुछ देखा, क्या कुछ महसूस हुआ, और अभी और कुछ देखना है या काफी है? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये तो अधूरी कहानी है, कहानी तो मैंने मुकम्मल करनी है। हाँ, जो मैंने देखा। और उसने बताना शुरू कर दिया।
बेचारा साहब मुस्कुराते रहे और कहा, ठीक है, आज रात को तुम्हारी अधूरी कहानी भी मुकम्मल हो जाएगी। दोनों ने वक्त गुजारा, गांव में भी गुजारा, और जब रात हुई खाना वगैरह खाकर वो इसी घर में आ गए। बेचारा साहब ने कहा, चलो मियां, अब आज की रात तुम्हारी कहानी को मुकम्मल करा देते हैं। अब उसके अंदर खौफ इसलिए नहीं रहा था कि बेचारा साहब उसके साथ मौजूद थे और वो जानता था वो एक अल्लाह के वली हैं। बचपन से ही वो उनको जानता था और अपनी आंखों से देख चुका था बिलाल कैसे महफूज था। और जब नींद में उसको गलबा दिया गया नींद का और वो जादू से उसको दरवाजे के करीब पहुंचा तो कैसे उन्होंने उसको जगा दिया था। कहा, अब देखो ये कहानी मुकम्मल कैसे होती है। आधा घंटा गुजरा होगा, दोनों अंदर ही बैठे हुए थे, कमरे के अंदर खामोशी थी और बेचारा साहब कुछ पढ़ रहे थे कि बाहर एक छलांग मारने की आवाज आई, जैसे किसी ने छलांग मारी हो और कूदा हो सहन के अंदर। और जैसे ही कूदा तो बेचारा साहब बोले, मुझे पता है तुम आ गई हो, दरवाजा खोलो, अंदर आ जाओ। और उसी वक्त बाहर से किसी ने धड़म करके दरवाजा खोला, कमरे का दरवाजा खुल गया और वही भयानक चेहरे वाली औरत जिसने आज चेहरे को ढांपा हुआ नहीं था, आज उसके वजूद पे वो सफेद चादर भी नहीं थी, आज उसके जिस्म पे एक काली स्याह चादर थी, चेहरा उसका ढांपा हुआ नहीं था, उसने नहीं ढांपा हुआ था। वो चलती हुई अंदर दाखिल हुई। बेचारा साहब ने उसे देखते ही गरजदार आवाज में कहा, वो जो मीठी आवाज में, धीमी आवाज में मोहब्बत से बोलते थे, आज इंतहाई गरजदार आवाज में बोले, मैं आ गया हूं, लेकिन उससे पहले कि मैं चाहूंगा तेरे मुंह से तेरी पूरी कहानी को सुनूं। मैं जानता हूं, मैं सब तेरे बारे में जान चुका हूं। उस घर को दायरा कड़ा लगा के जब मैं वापस गया था, यही जानने के लिए गया था, सब जान चुका हूं। बेहतर है तू अपने मुंह से बता। वो जैसे ही बोली तो उसकी आवाज में एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसी गरजदार थी जैसे वो बहुत कुछ करना चाहती हो, लेकिन गुस्से में भी हो, लेकिन बेबस हो चुकी हो। और तब उसने बताना शुरू किया, मेरा नाम मेहनाज है और मैं इस गांव से दूर थोड़े ही फासले पे जमीनें हैं, वहीं पे हमारा घर था। इसी गांव का एक नौजवान जिसका नाम असगर था, पहलवानी का शौक रखता था, अपने जिस्म को कसरती जिस्म बनाता, वर्जिश करके एक बेहतरीन जिस्म बनाता। पहली दफा जब उसका और मेरा आमना सामना हुआ तो मैं भी हसीनो जमील थी, जवान थी, मेरे ऊपर एक जोबन था। जो भी मेरी दोस्त सहेलियां देखती तो कहती, तुझे तो कोई शहजादा ही मिलेगा। असगर शहजादा ही था, बेइंतहा खूबसूरत, एक ऐसे जिस्म का मालिक जिसको कोई भी लड़की देख के उस पर दीवानी हो जाए। मैं अपनी सहेलियों के साथ थी। असगर से जब आमने सामने हुआ तो असगर मुझे देखते ही मुझ पे लट्टू हो गया और मैं पहली निगाह में ही असगर को देखते ही उस पे लट्टू हो गई। असगर इस गांव का नहीं था, वो तो इस गांव में मैच खेलने के लिए आया था, कबड्डी का मैच। लेकिन हम दोनों की आंखें जैसे ही एक दूसरे को देखी तो तरस गईं एक दूसरे को देखने के लिए। वो मोहब्बत का आगाज था, हम दोनों बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू हो गए। हमारे घर वाले इस शादी के लिए कभी तैयार ना होते, लेकिन हम फैसला कर चुके थे कि हम शादी करेंगे। और जब पता लग गया कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, मैंने अपने घर वालों से कहा और उसने अपने घर वालों से कहा, तो मेरे घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया। हम उनसे पैसे में ज्यादा थे कि हमारी शादी होगी तो अपने ही खानदान, अपनी बिरादरी में, वरना नहीं होगी। और मैं एक दिलेर, मनमानी करने वाली जिद्दी तबीयत की लड़की थी, इसलिए मेरे घर वालों ने कहा कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो हमें कभी घर में दाखिल नहीं होने देंगे। मैंने जब ये बात असगर को बताई तो उसने कहा, चलो हम भाग कर शादी करते हैं। यूं हमने भाग कर शादी कर ली। मेरे घर वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे, मुझसे बहुत प्यार से
बात करता। मुझे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में मुझे जन्नत मिल गई हो। हम दोनों ही खूबरू, दोनों ही खूबसूरत होने के साथ साथ जवान थे, जिद्दी थे, बहादुर थे। शादी का 1 साल, 2 साल गुजर गए। जब तीसरा साल हुआ तो असगर ने कह दिया कि उसके माँ बाप भी उस पर प्रेशर डाल रहे हैं और उसने भी कहा कि उसे बाप बनने की ख्वाहिश है, उसे बेटा चाहिए, ऐसा बेटा जिसको वो अपनी तरह पहलवान बना सके। अब 3 साल होने लगे थे। मुझे भी इस बात का शिद्दत से एहसास था कि मैं क्या करूं। मैं मां बनना चाहती थी और मुझे पता था अगर मुझे असगर ने छोड़ा, उसके वालिदैन ने उस पर प्रेशर डाला, उसने दूसरी शादी की या मुझे छोड़ा तो मैं रुल जाऊंगी, मेरे मां बाप भी मुझे कबूल नहीं करेंगे। और फिर मैंने फैसला किया। मैं अपनी एक सहेली के कहने पे एक ऐसे शख्स के पास गई जो काला इल्म जानता था और उसी ने ही फिर मुझे एक ऐसा अमल बताया जिसके करने से मैं मां बन सकती थी। और वो अमल था उसी दरगाह पे जाके करना। मैं डर चुकी थी, मुझे हर सूरत में मां बनना था, लेकिन मैंने उसकी हर बात को मानने का फैसला किया क्योंकि अब असगर मुझसे दूर रहने लगा था, मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करता था, मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहता था। तभी मैंने उस दरगाह पे जाके वो अमल करना शुरू कर दिया। आधा अमल ही अभी हुआ था, 41 रातों का अमल था कि मुझे पता लगा मेरा शौहर किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेने लगा है, असगर किसी और के साथ लग गया था। और मैंने बात ये अपनी उसी पीर, उसी शख्स को जो जादू करता था, उसको मैंने बताई। वो तो किसी और के चक्कर में लग गया है, मेरा अमल का क्या फायदा। तो उसने कहा कोई बात नहीं। उसने एक लड़की के जरिए उसी लड़की के घर पैगाम पहुंचा दिया जिसके साथ असगर इश्क मशूकी करता था। वो एक बाग में हर रात इकट्ठे मिलते थे। जब उस लड़की के घर वालों को पैगाम मिला तो उन्होंने उस रात छापा मारा तो असगर और वो लड़की उसी बाग में बैठे बातें कर रहे थे। वो उसी वक्त पहुंचे, उन्होंने लड़की को उसी वक्त कत्ल कर दिया। असगर वहां से भाग गया। असगर ने पता कराया तो उसको पता लग गया कि किस लड़की ने उस घर के अंदर शिकायत की थी। वो उस लड़की तक भी पहुंच गया और उस लड़की को जब उसने पकड़ा और उसको, अब वो छुपता था, मेरे पास भी नहीं आता था, मफरूर था, तो उसको उस लड़की ने बता दिया कि उस बाबा ने उसको कहा था, और वो जानती थी, बाबा की चेली थी, और उसने बता दिया कि महनाज उसके पास जाती है। और उसने यहां तक भी बता दिया कि महनाज बच्चा पैदा करने के लिए उस बाबा के साथ सो भी चुकी है। हां, मैं ऐसा कर चुकी थी और बाबा ने मुझे यही कहा था यह अमल का हिस्सा है। और जब उसे पता लगा तो एक रात मैं घर में सोई हुई थी। वो घर तो नहीं आता था लेकिन घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने मेरे चेहरे को जला डाला। मुझे वो आग लगाकर मारना चाहता था। कि मेरा चेहरा नहीं जला, मेरा वजूद भी जल गया है। और उसने अपने वजूद से वो काली चादर हटाई तो उसके आगे का वजूद भी जला हुआ था कि ये वो आग है जो असगर ने मुझे लगाई थी उस लड़की का बदला देने के लिए, क्योंकि वो लड़की मेरी वजह से मारी गई थी और उसको पता चल गया था कि मैं उस जादूगर के साथ सोई भी हूं। घर वाले जाग गए, इर्द गिर्द वाले जाग गए। मेरे चीखने पे, आग लगने पे वो भाग गया, लेकिन मैं नहीं जानती थी वो मुझे मार डालेगा। अभी एक ही रात गुजरी थी कि वो अगली रात फिर से आ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी और उसने मुझे गला दबाकर मार डाला। लेकिन जो मुझे अमल करा रहा था वो जान चुका था कि मेरी मौत होने वाली है। तभी जब उसने मुझे मारा और मेरी आत्मा उससे आजाद हुई तो वो मेरे पास पहुंच गया और उसने मुझे कहा तुझे फिर से शक्ति मिल जाएगी, तुझे 7 लोगों को अपनी तरफ बुलाना होगा और उन्हें मारना होगा। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मरने के बाद भी जिस दरगाह में बैठ के वो अमल करती थी वहीं पे 6 लोगों को तो मैंने मार डाला। 7वां वही बिलाल था जो मेरे पास आया, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था। लेकिन वो खुद ही मेरी तरफ खिंचा चला आया और मैं तैयार थी उसको मारने के लिए। और वहीं पे आप आ गए और आपने उस घर को बंद कर दिया।
कल रात जो गुजरी है, कल रात मुझे हर सूरत में बिलाल को या इसी नौजवान को जो आपके साथ है, किसी एक को अपने साथ लेकर जाना था और मुझे मेरी ताकत मिल जाती, मुझे मेरी शक्ति मिल जाती। लेकिन आपकी वजह से मुझे कुछ नहीं हो सका, मैं इनको हासिल नहीं कर सकी। अब आपके सामने सिर्फ इतनी करती हूं, मुझे शक्ति हासिल नहीं करनी, लेकिन मुझे अपना बदला लेना है। मुझे जाने दीजिए, मैं आपके साथ जो कहते हैं वादा करके जाती हूं, मैं अपना बदला पूरा करके चली जाऊंगी हमेशा के लिए। हाँ, आप जान चुके हैं ना, मैं ताकत हासिल करना चाहती थी, मैं ताकत हासिल नहीं करूंगी। और मेरी ताकत थी यही एक नौजवान, 6 मैं मार चुकी हूं, 7वां मारती तो मेरी ताकत पूरी हो जाती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। बिशारा साहब ने कहा, तुम्हें यह वादा करना होगा। उन्होंने उससे काफी कस्में वादे लिए और कहा, जाओ। वो जब चली गई तो रहीम हैरान था कि यह सब क्या था, उसको क्यों जाने दिया, और कहा, वो सही कह के गई है। 7वां मिलता तो उसकी शक्ति उसको मिलती, 7वें तुम होते या बिलाल, वो बच गया, लेकिन वो अपना बदला जरूर लेगी। रहीम ने कहा, अगर आप उसको बदला लेने से रोक देते तो? कहा, नहीं, कुछ चीजें पहले से लिखी होती हैं, हम उनको बदल नहीं सकते। हां, जो तुम्हारी मौत या बिलाल की मौत थी, उनको मैं जरूर रोक सकता था। उस रात वो जागते रहे, कई बातें करते रहे। रहीम को अपनी कहानी मुकम्मल करने के लिए इंतजार था, क्या वो वापस आती है। और जब सुबह होने वाली थी तो उस वक्त दरवाजा बाहर से खटखटाया गया, और जब बिशारा साहब ने दरवाजा खोला तो इतनी सी आवाज आई, मेरा बदला पूरा हुआ और मैं अपने वादे को निभाते हुए जा रही हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। और उनकी आंखों के सामने वो ऊपर उड़ी और गायब हो गई। बिशारा साहब ने कहा, इसने अपना वादा निभा दिया, अब ये वापस नहीं आएगी। और मेरा ख्याल है रहीम मियां, तुम्हें अपनी कहानी मुकम्मल करने में अब देर नहीं लगेगी, और जिंदा रहा तो मैं चाहूंगा तुम्हारी कहानी को मैं भी पढ़ सकूं। और फिर वो वापस शहर तो पहुंच गए और रहीम ने अपनी कहानी को लिखा, और कहानी को लिखने के बाद एक किताब की शक्ल दी, एक सच्ची और खौफनाक कहानी जो उसकी आंखों ने देखी थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।